हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहती है। और आज की कहानी है संयोग। यह कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन अचानक होते हैं जो जिंदगी में खुद के दृष्टिकोण पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। पुराना दृष्टिकोण गलत साबित होता है और नया दृष्टिकोण वर्षा की पहली फुहारों से मन को सहला जाता है। सब कुछ नया नया सा लगता है। कुछ ऐसा ही संजीव के साथ हुआ। जौनपुर आने से पहले उसकी माँ से कितनी बहस हुई थी। विषय वही पुराना, विवाह न करने का संजीव का अड़ियल रवैया। माँ ने कितना समझाया था, संजीव शादी कर ले, अब तो तेरे सभी दोस्त घर परिवार वाले हो गए हैं। अगर तेरे मन में कोई और है तो बता दे, मैं बिना कोई सवाल पूछे उसके साथ तेरा विवाह रचा दूंगी। संजीव का शादी न करने का फैसला माँ को बेचैन कर देता। पापा कुछ नहीं कहते लेकिन माँ की बातों से सहमति जताते। पापा की मंशा भी संजीव पर जाहिर हो जाती, पर वह भी क्या करे, कैसे बोल दे कि शादी न करने का निर्णय उसने अपनी मम्मी पापा के कारण ही लिया है। पति पत्नी के रूप में मम्मी पापा के वैचारिक मतभेद उसे अक्सर बेचैन कर देते हैं। एक दूसरे की बातों को काटती टिप्पणियाँ, अलग अलग दिशाओं में उनके बढ़ते कदम, गृहस्थ जीवन को चलाती गाड़ी के दो पहिए तो उन्हें कम से कम नहीं कहा जा सकता था। छोटी बड़ी बातों में उनके टकरावों को झेलना। संवेदनशील संजीव जब बड़ा हुआ तो शादी जैसी संस्था के प्रति पुराने दिन को याद करके वह विवाह न करने का ऐलान कर बैठा। मम्मी पापा ने शुरू में तो इसे उसका लड़कपन समझा। धीरे धीरे उसकी गंभीरता को देखकर वे सचेत हो गए। पापा अब मम्मी की बातों का समर्थन करने लगे थे। वे अक्सर संजीव को प्यार से समझाते कि सही निर्णय के लिए एक सीमा तक वैचारिक मतभेद जरूरी है। यह जरूर है कि नासमझी में आपसी सवाल जवाब सीमा पार कर लेने पर टकराव का रूप ले लेते हैं। पर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। समझदारी व आपसी स्वभाव से विषम परिस्थितियों में भी तालमेल बैठाया जा सकता है। विवाह जैसी संस्था की जड़ें बहुत गहरी व मजबूत होती हैं। छोटी मोटी बातें वृक्ष को हिला तो सकती हैं, पर उन्हें उखाड़ फेंकने का दम नहीं रखती। उनकी यह दलील संजीव को संतुष्ट न कर पाती, लेकिन जौनपुर आने पर अचानक ऐसा हुआ कि दिल के जिस कोमल हिस्से को जानबूझकर उसने सख्त बना दिया था, उसके द्वारा बंद किए गए उसके दिल के दरवाजे पर कोई ऐसे अचानक दस्तक देकर प्रवेश कर जाएगा, किसी ने कहाँ सोचा था। जौनपुर में होटल के रिसेप्शन पर रजिस्टर पर साइन करते समय डॉक्टर संगीता के नाम पर उसकी नज़र पड़ी थी। उस शाम कैफे में एक युवती ने उसका ध्यान खींचा। सांवली सी, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, लंबे बाल, हल्के रंग की साड़ी पहने वह सौम्यता की मूर्ति लग रही थी। संजीव अपनी दृष्टि उस पर से हटा नहीं पाया और बेख्याली में ही एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी किसी ने आकर कहा, एक्सक्यूज मी, यह टेबल रिजर्व है। उसने झुककर देखा तो नीचे लिखा था डॉक्टर संगीता। वह जल्दी से खड़ा हो गया। तभी मैनेजर ने दूसरी टेबल की तरफ इशारा किया और वह उस तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया। डॉक्टर संगीता नाम कितनी देर तक उसके जहन में चलता रहा। वह युवती डॉक्टर संगीता की जगह पर बैठ गई। कुछ ही देर में दो अनजान मेहमान आए और वह उनसे कुछ चर्चा करती रही। संजीव की नजरें घूम फिर कर उस पर टिक जाती। उसके बाद तो यह सिलसिला लगातार गया था। डॉक्टर संगीता के आने से पहले ही उसकी महक में घुलकर उसके आने का संकेत दे देती। संजीव की बेचैन नजरें बढ़ी हुई धड़कन के साथ उसे खोजती रहती। उस पर नजर पड़ते ही उसका गला सूखने लगता। वह सोचता कि यह क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। सांवली सी इस लड़की ने जाने कौन सा जादू कर दिया जिसने उसका चैन छीन लिया है। जौनपुर के ये 5-6 दिन तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। समय बीतने का एहसास तक नहीं हुआ। कल संजीव के सेमिनार का अंतिम दिन था। उस दिन उसके दोस्त अमित का फ़ोन आया। वह काफ़ी समय से संजीव को
जौनपुर बुला रहा था। इत्तेफाक से संजीव का सेमिनार जौनपुर में आयोजित होने से उसे वहां जाने का मौका मिल गया, लेकिन अचानक अमित को कुछ काम से कोलकाता जाना पड़ा। इस होटल में अमित ने ही संजीव की बुकिंग करवाई थी। ध्रुव कोलकाता में था, वरना तो वह अपने परम मित्र को कभी भी होटल में रहने नहीं देता। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो संजीव ने भी अमित की अनुपस्थिति में उसके घर रहना ठीक नहीं समझा। हेलो अमित, कहाँ पर है यार? मुझे बुलाकर तू गायब हो गया। साफ मना कर देना, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि क्या बताऊं। मैं परसों तक जौनपुर पहुंच जाऊंगा। दीक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसे अपने बचपन के खूब किस्से सुनाए हैं। तब तक तुम अपना सेमिनार निपटा लो, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। अमित ने फोन पर कहा। दूसरे दिन संजीव का सेमिनार था। होटल आते समय शाम हो गई थी। वह थक गया था। फ्रेश होकर वह कैफे की तरफ गया। प्रवेश करते ही उसका सामना फिर डॉक्टर संगीता से हुआ। वह नाश्ता कर रही थी। उसको देखते ही उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि उस पार बैठी उस युवती के हृदय में भी कुछ ऐसा बवंडर उठा है। क्या वह भी अपने परिचय का दायरा विस्तृत करना चाहती है? वे दोनों ही अनजान बने बैठे थे। उनकी नज़रें इधर उधर भटक कर एक दूसरे पर पड़ जाती। तभी वेटर ने आकर पूछा, आप कुछ लेंगे? तो संजीव ने कहा, कुछ नहीं। वह समझ गया कि ऐसे अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं। कमरे में आते ही उसने अपना लैपटॉप निकाला, अपना ईमेल अकाउंट खोला तो उसमें फेसबुक की तरफ से माँ का मैसेज देखा। उस लिंक पर जाने पर माँ की फ्रेंड लिस्ट में एक चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक उठा। ओह माय गॉड, यह यहाँ कैसे? माँ की फ्रेंड लिस्ट में डॉक्टर संगीता की तस्वीर देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। शायद धोखा हुआ है, परंतु नाम देखकर तो विश्वास करना ही पड़ा। इसे माँ कैसे जानती है? उसने पहले तो कभी इस चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। संजीव चकरा गया था। शायद माँ की मेडिकल सलाहकार हो। उसने तुरंत माँ को फ़ोन करके डॉक्टर संगीता के बारे में पूछा, तो उन्होंने सहलजा से बताया, यह तो मेरी डॉक्टर है। तुम्हारे दोस्त अमित ने तो इसके बारे में बताया था। यह अमित की दोस्त है और यहाँ की काफ़ी नामी डॉक्टर है। संजीव की जिज्ञासा चरम पर पहुँचने लगी। उसने तुरंत फ्रेंड लिस्ट के माध्यम से अमित का फेसबुक अकाउंट खोला, तो उसमें भी उस युवती की तस्वीर थी। अमित के वॉल पोस्ट को चेक करने पर उसके द्वारा संगीता को दिया गया मैसेज देखा, जिसमें अमित ने संगीता को संजीव को जौनपुर आने के बारे में बताया था। संजीव ने डॉक्टर संगीता वाली उलझी बात को सुलझाने के लिए अमित को फ़ोन लगाया, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। दीक्षा भाभी से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों न हिम्मत करके डॉक्टर संगीता से ही बात करूं कि यह क्या माजरा है। पर अब रात बहुत हो चुकी थी, अब जाना ठीक नहीं है। उसकी पूरी रात सोचने सोचते ही बीत गई। सुबह सुबह ही उसने रिसेप्शन से डॉक्टर संगीता के बारे में पता किया, तो पता चला मैडम सुबह सुबह ही कहीं निकल गई हैं। अमित का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वह रिसेप्शन में ही डेरा डालकर बैठ गया। अचानक अमित ने प्रवेश किया। वह जैसे ही उसकी ओर बढ़ता, दीक्षा से बात हुई, डॉक्टर संगीता भी साथ आती दिखी। संजीव के कदम वहीं थम गए। उसे ऐसे देखकर अमित शरारत से मुस्कुराया। संगीता एक औपचारिक हेलो बोली, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आज का डिनर तुम दोस्तों की तरफ से मेरी तरफ से। यह कहकर वह चली गई। संजीव को चक्कर में पड़ा देखकर अमित को हंसी आ गई। इसे तुम जानते हो? संजीव ने पूछा तो अमित बोला, हाँ मेरी दोस्त है, मतलब हमारी स्कूल की पुरानी दोस्ती है। ऐसा कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिसे मैं नहीं जानता? संजीव बोला, तुम नहीं जानते? क्या बात कर रहे हो अमित? प्लीज़ साफ साफ बताओ ये कौन है? तुमने इसे ईमेल के जरिए यह क्यों बताया कि मैं जौनपुर आ रहा हूँ?
कमाल है यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में पूछे तो क्यों न बताऊं, अमित ने कहा। अरे अमित, अब बस भी करो। संजीव के चेहरे पर घबराहट और उसकी विचित्र मनोदशा का आनंद लेता हुआ अमित आराम से सोफे पर बैठ गया और उसकी आंखों को देखता हुआ बोला, संजीव, तुझे अपनी क्लास 10th याद है? नोएडा से आई वह झल्ली सी लड़की जिसके कक्षा में प्रवेश करते ही हम सबको हंसी आ गई थी, जिससे तेरा फ्रेंडशिप बैंड बंधवाना चर्चा का विषय बन गया था। सबने तेरी कितनी खिल्ली उड़ाई थी। संजीव के चेहरे का रंग बदलता गया और वह अचानक बोला, ओह माय गॉड, यह वही संगीता है जिसके तेल से भीगे बाल चर्या से विषय थे। सारी लड़कियां कितनी हंसती थी। अर्चना मैम ने जब सुनीता को घर से तेल लगाकर आने को कहा तो वह कैसे हंसकर बोली थी, हम सबके हिस्से का तेल तो संगीता लगाती है ना मैम। उसकी इस बात पर सब कैसे ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। संगीता लगभग 20 सेशन में आई थी। मैम ने जब सबसे कहा कि संगीता का काम पूरा करने के लिए सब उसे सहयोग करें, उसका काम पूरा करने के लिए अपने नोट्स उसे दे दें, तो संगीता कैसी मासूमियत से अमित की ओर इशारा करके बोली थी, मैम ये भैया अपनी कॉपी मुझे नहीं दे रहे हैं। उसके भैया शब्द पर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी थी। खुद अर्चना मैम भी अपनी हंसी छुपा नहीं पाई थी। छोटे शहर की मानसिकता किसी से भी हजम नहीं होती। लड़कियों का तो वह हरदम ही निशाना रहती थी। संगीता पढ़ने में तो तेज थी, लेकिन इंग्लिश उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हुए उसे काफ़ी दिक्कत आई थी। फिर उसे फ्रेंडशिप डे का वह दिन याद आया जब सभी एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे थे, तो किसी ने संगीता पर कमेंट किया, संगीता तुमसे तो हम सब राखी बंधवाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मुट्ठी में रखे बैंड छिपा लिए थे। संजीव को उस बेचारी लड़की पर बड़ा तरस आया। सबके जाने के बाद संजीव और अमित ने उससे फ्रेंडशिप बैंड बंधवाया था, पर यह दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1 साल बाद ही संगीता जयपुर चली गई। अमित ने बताया कि जुझारू संगीता का मेडिकल में चयन हो गया था। संजीव मानो सपने से जागा हो जब उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराती हुई डॉक्टर संगीता को आते देखा। कोई इतना कैसे बदल सकता है? संगीता ने आते ही संजीव की आंखों में झांक कर पूछा, अभी भी नहीं पहचाना तुमने? मैंने तो तुम्हें फेसबुक पर कब का ढूंढ लिया था, लेकिन तुम्हारी अतीत की स्मृति में बसी संगीता के रूप से डरती थी। अमित ने खुलासा किया कि हम सब ने संगीता को अलग कर दिया था, लेकिन यह तुम्हें कभी भुला नहीं पाई थी। संगीता बोली, संजीव तुम्हें तो मालूम भी होगा कि उम्र के उस नाजुक दौर में मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि कच्ची उम्र में तुम्हारे प्रति मेरा वह एक तरफा प्यार था या महज आकर्षण, पर यह सच है कि स्वयं को तुम्हारे काबिल बनाने की होड़ व जुनून ने ही मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा व हिम्मत दी है। मुझे सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने का एक अप्रत्यक्ष जरिया तुम बने। किसने सोचा था कि कभी तुमसे ऐसी मुलाकात भी होगी, वह भी इतने नाटकीय तरीके से। अमित बोला, पिछले 8 महीने से संगीता के साथ तुम्हारे बारे में ही बातें होती रहीं। तुम्हारी शादी न करने की बेवजह जिससे परेशान होकर आंटी ने जब शादी की साइट पर तुम्हारा बायोडाटा डाल दिया था, तब आंटी को मैंने ही विश्वास देकर संगीता के बारे में बताया। अब मुसीबत यह थी कि तुम्हारी आशा के अनुसार तो कोई उत्तर ही नहीं चल रहा था, तो हम सब ने यह नाटक रचा। तुम जौनपुर आए तो मैंने झूठ बोला कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ ताकि तुम होटल में रुको। संगीता तुमसे मिलना चाहती थी, पर बिना किसी के साथ। हालांकि हमें संदेह था कि कोई ऐसे आसानी से तुम्हारे हृदय में अधिकार भी कर पाएगी। शायद नियति को भी यह संयोग मंजूर था। पर तुम मुझे एक बात बताते तो सही,
संजीव हैरानी से बोला। अमित बोल पड़ा, ताकि तुम अपनी जिद के कारण अपने दिल के दरवाजे को स्वयं बंद कर देते। तभी माँ का फोन आया। उनके कुछ पूछने से पहले ही संजीव बोल उठा, माँ तुम्हारी खोज पूरी हो गई है। जल्दी ही मैं एक डॉक्टर बहू लेकर घर आ रहा हूँ। आप पापा के साथ मिलकर शादी की पूरी तैयारी कर लेना। माँ भावुक हो उठी थी। संजीव, समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती है, पर उनसे डर कर रिश्ते के बीजों को भी कभी बोया ही नहीं जाए, यह सही नहीं है। हमने नाम समझी की, पर मेरा बेटा समझदार है और संगीता भी बहुत सुलझी हुई लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों। तभी पीछे से दीक्षा ने संजीव को छेड़ते हुए कहा, क्यों संजीव भैया, एक बार फिर एक विश्वामित्र की तपस्या टूट ही गई। संजीव और अमित उसकी बात पर जोर से हंस पड़े। संजीव ने संगीता के हाथों को जैसे ही अपने हाथों में थामा, संगीता खुशी से झूम उठी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं।